हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछ दिन पहले हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और जिसके अंतर्गत अपन जो आरपीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने स्कूल मैनेजमेंट है उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर लिया है, आईसीटी है वो कंप्लीट कर लिए, एक दो क्लासें और बची है जो अब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। साइंस भी चल रही थी और ऑलमोस्ट कंप्लीट है साइंस भी, बस 5-6 क्लासें और आएगी साइंस की, तो वो भी अब कंटिन्यू आ जाएगी। पीछे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, फैमिली में भी फंक्शन थे, उन वजह से बिजी था तो मैं क्लासें नहीं ले पाया रेगुलर। अब से अपनी क्लासें हैं वो लगभग कंटिन्यू आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि जितना कुछ हो सके मेरे से या जो भी सब्जेक्ट हो सके वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको अध्ययन करवाऊँ। आप सबकी पेडागोजी के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पेडागोजी करवा दो, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पहले पेडागोजी ही करवा दूं। जैसे साइंस अपनी चल रही थी, पहले तो मैं यही सोच रहा था कि पहले साइंस करवा दूं, लेकिन आप सब ने पेडागोजी के बारे में इतना बोला तो मैंने सोचा कि आज से पेडागोजी स्टार्ट कर दूँ और बीच में एक एक क्लास है वो साइंस की भी आ जाएगी, तो लगभग 10 दिनों के अंदर साइंस भी कम्प्लीट हो जाएगी और अपनी पेडागोजी की क्लास है वो भी कम्प्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता भी है, आपने सिलेबस भी देखा है कि इस बार जो सेकंड पेपर है अपना, सेकंड पेपर के अंदर से साइको है वो हटा के फर्स्ट के अंदर कर दिया। हालांकि कुछ साइको के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि 130 क्वेश्चन तो आते हैं सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट के और 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार। पहले तो आते थे ये साइको, शिक्षा शास्त्र, आईसीटी, ये तीनों मिक्स होके आते थे, लेकिन इस बार जो ये 20 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे, खंड 4th है ये, जो 4th यूनिट है इससे आएगा। तो इसमें से 10 क्वेश्चन है वो तो आएंगे पेडागोजी के और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, आईसीटी के। आईसीटी लगभग अपनी कंप्लीट है, एक दो टॉपिक बचे हैं वो मैं करवा दूंगा, तो आप उसकी क्लासें ले सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अपन आज पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन। जो शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री है ये किसके लिए, तो किशोर अधिगम करता है हेतु तो अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। इसके लिए एक तो है संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग, इसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछेंगे और लगभग पूछे भी जाते हैं। तो संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग है, इसकी अपनी आज क्लास होगी, तो इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो शिक्षण प्रतिमान है, टीचिंग मॉडल्स, इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और जो अग्रिम व्यवस्था संपर्क संप्राप्ति है इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा या जो परीक्षा प्रशिक्षण है इसमें से लगभग 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, यहाँ से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन और सहकारी अधिगम से 1 क्वेश्चन। तो कुल मिला के बात यह है कि इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से अपने बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है ये और इसमें से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर का वेटेज रखता है ये। तो 20 के 18 भी हो सकते हैं, 20 की जगह 22 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग अपन बात करें तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो जिसका अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे अपन। आई होप आपको ये क्लासें हैं वो पसंद आएगी। इतने दिन आपको वेट करना पड़ा उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से अपनी क्लासें कंटिन्यू आएगी तो आप आराम से तसल्ली से क्लासें देख सकते हो। साथ में नोट्स खुद बनाने की कोशिश करना ताकि सब्जेक्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। कहीं भी अगर क्लास में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगे आज की तो कमेंट करके वैसे बता सकते हो। तो बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संप्रेषण कौशल और इसके उपयोग है। तो पेडागोजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपना, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन यानी ये 4 नंबर का और बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करेंगे तो क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा ये। बाद में ज़्यादा ये मुश्किल भी नहीं रहेगा, या ये नहीं है कि बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं। संप्रेषण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो एक तो ग्रीक भाषा का शब्द है कम्युनिस और दूसरा लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकेर। इन दोनों शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कम्युनिकेशन। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है कम्युनिस, इसका अर्थ क्या होता है, टू मेक कॉमन, यानी सामान्य बनाना। क्या, सामान्य बनाना, या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में बात करना ही क्या किसका अर्थ है, कम्युनिस्ट का। और ये किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है।
और एक है लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेर, इसका अर्थ है साझा करना। तो अपने को ये पूछ ले कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, या कम्युनिस्ट से हुई है, ये किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का। कम्युनिकेयर किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है, सामान्य बनाना या दो से अधिक व्यक्तियों में आपस में बात करना, और कम्युनिकेयर का है साझा करना। कम्युनिस्ट है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सामान्यकरण भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट को क्या कहा जाता है, सामान्यकरण। उसके बाद में अपन देखते हैं संचार या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को डिटेल से देखते हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या प्रक्रिया होती है इसकी। तो इसके अंदर एक तो जैसे ए क्या होता है, प्रेषक जिसे अपन बोलते हैं सेंडर, और दूसरा होता है प्राप्तक या प्रापक बोलते हैं इसे रिसीवर, ये बी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, तो अंत्यक्रिया होगी, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, तथ्यों का आदान प्रदान होगा या विचारों का आदान प्रदान होगा। ए है, ये कोई तथ्य है वो बी से शेयर करेगा, तो बी है उसका प्रत्युत्तर या उसका रिप्लाई देगा ए को। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होती है, अंत्यक्रियाएँ होती है, और यही क्या कहलाता है, तो संचार कहलाता है या संप्रेषण कहलाता है। इसमें किसका आदान प्रदान होता है, तो तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, इन सब का आदान प्रदान होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पीछे भी एक दो एग्जाम में पूछी हुई है और आप भी पूछ सकते हैं, तो अपन बिल्कुल जोरों से पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जो एडगर डेल है, उन्होंने क्या बोला था संप्रेषण के बारे में। इन्होंने बोला था कि सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, संप्रेषण है। सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान ही क्या संप्रेषण है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। क्या, विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की क्या है, प्रक्रिया। और ये किसने बोला था, एडगर डेल ने। उसके बाद में अपन देखते हैं एंडरसन ने, कि एंडरसन ने क्या बोला था। इन्होंने ये बोला था कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, गत्यात्मक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को किसी माध्यम से प्रभावित करता है। अब इन परिभाषाओं को ये तो है नहीं कि रटने बैठ जाओ, कुछ जैसे इनमें कीवर्ड है उनको नोट कर लो या उनको ध्यान में रख लो, और उनके आधार पे अपन पहचान सकते हैं कि ये परिभाषा किसकी है। जैसे इसमें एक तो गत्यात्मक है, एक चेतन और अचेतन है, संज्ञानात्मक ढांचे। बस ये अगर वर्ड अपने ध्यान में रह जाते हैं तो ये परिभाषा किसने दी थी, एंडरसन ने। उसके बाद में अपन देखते हैं लिगन्स की, जे पॉल लिगन्स। इन्होंने क्या बोला कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों आदि का आदान प्रदान करते हैं। ये किसने कहा था, लिगन्स ने, कि इसके अंदर क्या होता है कि दो व्यक्ति है वो एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों आदि का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं जॉन डीवी ने क्या बोला है। तो जॉन डीवी ने बोला है कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह सामान्य या साझी संपत्ति नहीं बन जाती। तो सामान्य या साझी संपत्ति के बारे में किसने बोला है, जॉन डीवी ने बोला है। उसके बाद में अपन देखते हैं कीथ डेविस ने क्या बोला है। तो कीथ डेविस ने बोला है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या है, सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। सबसे सरल बात या सीधी बात किसने बोली, कीथ डेविस ने। उसके बाद में अपन देखते हैं कि संप्रेषण है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है। जैसे ऑप्शन में ये पूछ ले कि संप्रेषण एक कला है, संप्रेषण एक विज्ञान है, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, तो क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे से देखना। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी है, उद्देश्यपूर्ण है। और याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो कि विशेषताओं या प्रकृति के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव बात आपको लगे तो उसका मतलब वो नहीं है। और इसमें से यही पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये कला और विज्ञान दोनों है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी है, सार्वभौमिक। और ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मतलब क्या हो गया, ये गतिशील है, परिवर्तनशील है और अंतहीन है, यानी इसका अंत नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। उसके अलावा परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। कैसी है, परस्पर संबंध स्थापित, यानी एक दूसरे के मध्य संबंध स्थापित किसकी वजह से होते हैं, संप्रेषण की वजह से। छठा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है। अगर संप्रेषण ही नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कभी नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़रूरी आवश्यक तत्व कौन सा है,
तो संप्रेषण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। ये एक सतत प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंधकीय प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और उत्तम शिक्षण का क्या है, ये अनिवार्य तत्व है। संप्रेषण क्या है, उत्तम शिक्षण का अनिवार्य तत्व है। उसके अलावा ये अंतःक्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। तो अंतःक्रिया के माध्यम से संपन्न होगी क्योंकि संप्रेषण है दो व्यक्तियों के मध्य ही होगा, तो ये अंतःक्रिया के माध्यम से संपन्न होते हैं। ये शाब्दिक भी हो सकती है और कैसी, अशाब्दिक। तो संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। ये इसकी विशेषताएं थी, प्रकृति थी, जिसके बारे में अपन ने देखा। उसके बाद में अपन देखते हैं संचार प्रणाली। तो संचार प्रणाली के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। यानी संचार प्रणाली है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो संचार पहली है संचार की विषय सामग्री, कि हमें ये पता होना चाहिए कि संचार की विषय सामग्री क्या है। और इसके अंदर क्या देखते हैं कि संचार, किसका संचार किया जाना है, किसका संचार किया जाना है। तो विषय सामग्री होती है, जैसे आदेश है, यानी आदेश भेजने हैं, या सूचना है, विचार, तथ्य, मनोवृत्ति, भावनाएं, ये सब क्या है, संचार की विषय सामग्री। तो संचार प्रणाली में सबसे पहले तो आता है संचार की विषय सामग्री। उसके बाद में आती है विधि। विधि यानी संचार कैसे किया जाए, कि भाई अपने पास अगर कोई विषय सामग्री है तो उसका संचार कैसे किया जाए, यानी बोल के किया जाए, या लिख कर किया जाए, या सुन के, या आचरण करना। तो ये 4 तरह की विधियाँ होती है, बोलना, लिखना, सुनना और आचरण करना। उसके अलावा संचार प्रक्रिया है, वो संचार प्रक्रिया में क्या आता है कि संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति है वो कौन कौन है। तो ये 3 संचार प्रणाली थी, जिसके अंदर अपन अच्छे से देख सकते हैं कि पहली संचार की विषय सामग्री इसमें तो होता है कि किसका संचार किया जाना है, संचार विधि में संचार कैसे किया जाना है, और संचार प्रक्रिया में कि इसमें कौन कौन व्यक्ति है वो शामिल है। अब संप्रेषण का उद्देश्य देखते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है। तो सबसे ज़रूरी उद्देश्य है इसका सूचना देना, दूसरा प्रेरणा देना, सुझाव देना या समझना, चेतावनी देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। ये सब क्या है, संप्रेषण के उद्देश्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है कि दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। उसके अलावा तो सूचना देना, प्रेरणा देना, सुझाव देना, ये तो अपने आप याद रह जाएंगे अपने। उसके अलावा संप्रेषण प्रक्रिया या संप्रेषण के लिए जो चक्कर है, उसके बाद में सर्किल के बारे में बात करते हैं अपन कि संप्रेषण कम्युनिकेशन का सर्किल कैसे काम करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है प्रेषक। कौन होता है, प्रेषक, यानी सेंडर, जो संदेश भेज रहा है। तो प्रेषक है, प्रेषक के बाद में क्या आएगा, संदेश। और इस चक्कर के बारे में एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जैसे प्रेषक, सेंडर, प्रापक, डिकोडिंग, ये ऑप्शन में दे दिए। अब इनको सही क्रम में जचाना था कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, प्रेषक, उसके बाद में संदेश, उसके बाद में एनकोडिंग, उसके बाद में प्रापक, और लास्ट में कौन सा आएगा, डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग का माध्यम है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद में जैसे प्रेषक ने कोई संदेश भेज दिया, उसके एनकोडिंग हो गई। क्या क्या है एनकोडिंग, डिकोडिंग, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये प्रापक तक पहुंच गया और उसने डिकोड भी कर लिया है, तो उसके बाद में क्या मिलेगी, प्रतिपुष्टि मिलेगी। प्रतिपुष्टि किसको मिलेगी, जो प्रापक है वो किसको देगा, डिकोडिंग करने के बाद में प्रेषक को। तो ये प्रतिपुष्टि मिलती है। ये इसका चक्कर है, सर्किल है, तो इसमें ध्यान में रखना। एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। उसके बाद में अपन देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। तो संप्रेषण प्रक्रिया क्या है, तो अपन 5 प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि एक तो संप्रेषण है वो कौन कर रहा है या किसने किया है, ये होना चाहिए। एक जो भी कर रहा है उसने क्या कहा, किससे कहा, यानी किसको, किस माध्यम में कहा, उसके अलावा किस प्रभाव के साथ कहा। तो ये सब संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व है। सबसे पहले संप्रेषण प्रक्रिया, इसके तत्वों के बारे में किसने बताया, तो डेविड के बार्लो ने बताया था कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपन प्रेषक यानी सेंडर, कि संचार का प्रारंभ करता होता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रेषक। या संवाद का जो स्रोत होता है, जैसे विचार है, भाव है, मूल्य है, ये सब जो प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, प्रेषक। उसके अलावा दूसरा है संकेतीकरण यानी एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रेषक द्वारा संदेशों को प्रतीक में बदलना, यही क्या कहलाता है, एनकोडिंग। उसके बाद में अपन देखते हैं संदेश यानी मैसेज। मैसेज है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक, दोनों हो सकते हैं। अब उसके बाद में आता है माध्यम यानी मीडियम। ये संदेश का वाहक है, यानी आमने सामने है। माध्यम के अंदर अपन बात करें, टेलीफोन है या दूरभाष पे बात कर रहे हैं या कोई चैनल पे बात कर रहे हैं,
तो ये सब क्या कहलाता है, माध्यम। उसके बाद में आता है संकेतार्थीकरण यानी डिकोडिंग, कि जो प्रापक तक पहुँचे संदेश है उनका कुटानुवाद करना तथा संदेश का अर्थ और उद्देश्य समझना, कि जो प्रेषक है उसने एनकोडिंग के माध्यम से प्रतीक में बदल के जो मैसेज है वो कोई चैनल के माध्यम से भेजा है, तो उसको क्या करना, डिकोड करना यानी उसका कुटानुवाद करना, और क्या करना, संदेश का अर्थ व उद्देश्य समझना। और अंत में क्या आता है कि संदेश प्राप्ति या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, कि प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का विलोम है। इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, कि अब क्या होता है कि जिसके पास मैसेज मिला है वो प्रतिपुष्टि देगा प्रेषक को, तो प्रेषक उस चीज़ को रिसीव करेगा, इसलिए प्रेषक तो बन गया, जो सेंडर है वो तो बन गया रिसीवर, और रिसीवर बन गया सेंडर। ये यहाँ इसका विलोम आ जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं अपने को कि प्रतिपुष्टि के अंदर क्या विशेष होता है, तो इसके अंदर इस संचार प्रक्रिया का विलोम होता है, सेंडर है वो रिसीव और रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि संप्रेषण के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं संप्रेषण, एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। अब शाब्दिक भी 2 तरह के होते हैं, जैसे मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। मौखिक में क्या आता है, जैसे वार्ता है, कहानी कह रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं या कोई व्याख्या कर रहे हैं, ये सब तो मौखिक हो गए। लेकिन लिखित के अंदर मुद्रित जो भी सामग्री है, कोई भी मुद्रित सामग्री हो गई, या जैसे समाचार पत्र है ये भी मुद्रित सामग्री के अंदर आ गए, पत्रिका लेखन है, पुस्तक है, साहित्य है, इंटरनेट है, ये सब किस में आते हैं, लिखित के अंदर। ध्यान रखना इंटरनेट है ये किस में आ रहा है, लिखित के अंदर आ रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं अशाब्दिक। कौन सा, अशाब्दिक, इसके अंदर जैसे वाणी संकेत होते हैं। जैसे अपन से कोई अगर कुछ पूछे तो अपन हाँ, हूँ, ना, यस, नो, जैसे अपन ये संकेत कर देते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अशाब्दिक है। या गुनगुना रहे हैं अपन बैठे बैठे, या सीटी बजा रहे हैं, ये सब क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण है। जैसे अपन किसी को कोई अपने से पूछ रहे हैं, अपन बिना बोले जैसे ऐसे कर दे, तो ये क्या हो गया, वाणी संकेत हो गया। उसके अलावा जैसे चक्षु या मुख मुद्राएं, जैसे अपन इशारे कर रहे हैं, या मुख की मुद्रा हाव भाव से पता लग जाता है कि कौन खुश है, कौन दुखी है, या कौन मुंह बना रहा है, ये सब क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण ही तो है। सामने वाले को पता लग जाता है ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा जैसे स्पर्श संपर्क है, यानी ब्रेल लिपि है, उसके माध्यम से जो अंधे लोग होते हैं जिनको नहीं दिखता है, वो किससे पढ़ाई करते हैं, तो स्पर्श के द्वारा संपर्क करके ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो ये भी एक अशाब्दिक संप्रेषण ही हो गया है। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि संप्रेषण के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, इनके अलावा कौन कौन से प्रकार बच जाते हैं। तो एक तो होता है औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में क्या होता है कि इसमें प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच निश्चित नियम होते हैं। क्या होता है, निश्चित नियम होते हैं कि इस नियम के माध्यम से ही बात की जानी चाहिए, और ये जो निश्चित नियम होते हैं ये एक निश्चित मार्ग में ही संचालित होते हैं। जैसे कि कोई भी समस्या है, उससे संबंधित अगर विद्यार्थी और अध्यापक को आपस में बातचीत करनी है, तो ये किस में होगा, औपचारिक संप्रेषण में। जैसे बच्चा है, उसको अगर टीचर से कुछ पूछना है, तो वो उसके कोई निश्चित समस्या होगी, उसके बारे में वो कुछ पूछेगा, तो उस समस्या के बारे में सोल्व करने के भी कुछ निश्चित नियम होंगे। तो ये कैसा हो गया, औपचारिक संप्रेषण। और इसके जस्ट अपोजिट होता है अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें क्या होता है कि ऐसा संप्रेषण जो बिना किसी क्रम के कहीं भी फैल सकता है, इसका कोई भी क्रमिक या निश्चित नियम नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है, अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें जब किसी का उदाहरण के तौर पे अपन देखें कि जब किसी कार्यालय में अवकाश होता है, तो सभी कर्मचारी वो स्वतंत्र होते हैं, तब वे आपस में बातचीत कर सकते हैं। अगर अवकाश नहीं हो तब वो आपस में ऐसे थोड़ी ना कि बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करेंगे तो कोई काम से संबंधित करेंगे, लेकिन अगर अवकाश है तो वो अपनी जैसे कोई फैमिली बातें करनी है वो भी कर सकते हैं। ये संप्रेषण है वो अंगूर लता की तरह होता है। अंगूर लता यानी जैसे अंगूर की बेल है, उसमें अंगूर है, वो कैसे भी लटके रहते हैं, एक कहीं लगाए कहीं लगाए, ऐसे गुच्छे के अंदर अंगूर है वो बिखरे रहते हैं। वैसे ये अनौपचारिक संप्रेषण होता है, यानी कि इसमें स्वतंत्र होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता। उसके बाद में तीसरा आता है अधोगामी संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण क्या होता है कि इसमें जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो क्या करेगा, अधीनस्थ कर्मचारी है उनको कोई आदेश देता है, निर्देश देता है या नीति विषयक जानकारी देता है, तो ये सब क्या कहलाता है, अधोगामी संप्रेषण। और इसके ठीक विपरीत आता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। और इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ अपनी प्रतिक्रिया अनुभव है वो किसको, उच्चस्थ अधिकारी है उस तक पहुंचाते हैं, यानी अनुपालन है या शिकायत प्रस्ताव है, ये सब। जैसे कोई अधोगामी के अंदर तो आ गया कि वरिष्ठ है
वो अपने जो भी नीचे अधीनस्थ कर्मचारी है उनको कोई आदेश देता है, और ऊर्ध्वगामी क्या होगा कि उन आदेश की पालना के लिए जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है वो अपने जो सीनियर अधिकारी है उस तक कोई भी मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। उसके बाद में आता है क्षैतिज संप्रेषण। इसमें क्या होता है कि समस्तरीय, यानी जो एक समान रैंक पर होते हैं वो एक ही स्तर के कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच जो भी वार्ता होती है, विचार विमर्श होते हैं, सहमति असहमति होते हैं, ये सब क्या कहलाता है, क्षैतिज संप्रेषण। और एक होता है तिर्यक संप्रेषण। तिर्यक संप्रेषण में क्या होता है कि इसमें सभी संप्रेषण प्रकारों व उद्देश्यों का सम्मिलित अथवा मिलाजुला रूप होता है। तो ये क्या कहलाता है, तिर्यक संप्रेषण। इसमें जैसे अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी है, क्षैतिज है, औपचारिक अनौपचारिक, सबका इसमें मिश्रण होता है, तो वो क्या कहलाता है, तिर्यक संप्रेषण। या इसके अंदर जैसे शाब्दिक भी होगा, अशाब्दिक भी होगा। जैसे अगर आप कुछ कोई बात बता रहे हैं तो साथ में अगर फेस एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं तो इसका मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो रहे हैं, तो ऐसा संप्रेषण क्या कहलाता है, तिर्यक संप्रेषण कहलाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। अंतःव्यक्तिक जो संप्रेषण है ये अपने आप से बातचीत करना। जैसे अपन कभी कभार बैठे होते हैं और कोई चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं अपन, या जैसे खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो अपन खुद से बातचीत करते हैं, तो यह क्या कहलाता है, अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। 8वां है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो भी बातचीत होती है वो होती है अंतर्व्यक्तिक। खुद से करते हैं तो अंत, और दो व्यक्तियों के मध्य होगी तो अंतर्व्यक्तिक। और इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो लघु वार्ता और एक दीर्घ वार्ता। उसके बाद में आता है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े समुदाय के मध्य बातचीत, जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से बहुत बड़े जनसंचार के साथ बातचीत की जाती है। तो ये क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। ये हमने जो संप्रेषण है इसके प्रकारों के बारे में बात की थी, शाब्दिक अशाब्दिक के अलावा भी जो भी है उनके बारे में बात की है। इसके बाद में जो संप्रेषण कौशल की बाधाएँ हैं इनके बारे में बात अपन नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर करेंगे, क्योंकि अपनी लगभग आपको पता ही होगा कि पीछे भी क्लास से अपन 20 मिनट के समथिंग करते थे, और अपना टारगेट भी यही रहता है कि 20 मिनट में जितना हो सके उतना पढ़ा दे, ताकि आप आराम से कोई भी काम कर रहे हो या जैसे टी ब्रेक में भी ये क्लास ले सको और ज़्यादा बर्डन भी ना लगे, और कम समय में धीरे धीरे ऐसे करके अपना सब्जेक्ट कवर हो जाए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे कंटिन्यू रखना है तो वैसे बताना, ताकि कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है उस पर मैं डिसीजन ले सकूं। तो और अच्छी लगी है तो वैसे कमेंट कर सकते हो, नहीं लगी है तो वैसे कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।